आज हम तृतीय वर्ष के आधुनिक भारत के इतिहास के फर्स्ट पेपर के टॉपिक बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना को डिस्कस करेंगे। अंग्रेज़ हम सभी जानते हैं कि भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बना के भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आ गए थे और धीरे धीरे उन्होंने भारत के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया। बंगाल पहला क्षेत्र था जिस पर अंग्रेज़ अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे और बंगाल को सबसे पहले वो ब्रिटिश राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। चूँकि बंगाल एक भूमि की दृष्टि से एक समृद्ध राष्ट्र था, अगर हम धन संपदा की बात करें तो बंगाल आर्थिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न था और यही एक मुख्य कारण रहा जिसकी वजह से अंग्रेज़ बंगाल पर सर्वप्रथम अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया था, जो कि पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद से ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे मुगल शासक कमज़ोर होते चले गए वैसे वैसे राज्य भी विघटित होता चला गया। 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का सूबेदार बना। हालांकि अलीवर्दी खान से पूर्व ही बंगाल के सूबेदार जो थे वो एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे थे, लेकिन 1740 में अलीवर्दी खान जब गद्दी पर बैठा तो उसने बंगाल को और भी ज़्यादा सुदृढ़ बनाया और अपनी सूबेदारी को उसने ज़्यादा मुक्त बनाया। गद्दी पर बैठने के बाद अलीवर्दी खान ने मुगल सम्राट को कुछ धन देकर अपनी सूबेदारी को एक तरह से पक्का कर लिया और अब मुगल शासक बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। हालांकि अभी भी बंगाल मुगल शासकों के राज्य का एक अंग ही माना जा रहा था, किंतु सूबेदार वहाँ पर नवाब के रूप में, एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेज़ भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे, तो अंग्रेज़ों ने अपने एस्टैब्लिशमेंट्स स्थापित किए हुए थे बंगाल के अंदर और अलीवर्दी खान अंग्रेज़ों को बहुत अलीवर्दी खान असल में अंग्रेज़ों के प्रति उसका विश्वास पूर्ण रूप से नहीं था। वे अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता बंगाल में बहुत ज़्यादा देना नहीं चाहता था। हम देखते हैं कि इसी के काल के अंदर मराठों ने भी बंगाल के ऊपर आक्रमण करके धन प्राप्त करने की कोशिश करी थी, तो अलीवर्दी खान ने मराठों के साथ भी एक प्रकार का समझौता कर लिया था जिससे वो मराठों को धन दिया करता था चौथ और सरदेशमुखी के रूप में और मराठे उसके राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे थे। इन सारी परिस्थितियों में अलीवर्दी खान ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए बंगाल को सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अलीवर्दी खान की मृत्यु 9 अप्रैल 1756 को हुई। उसके 3 पुत्रियां ही थी, उसके पुत्र नहीं था। चूँकि उसकी सबसे बड़ी पुत्री के कोई पुत्र नहीं था, उसकी दूसरी पुत्री का पुत्र शौकत जंग को अलीवर्दी खान बहुत नज़दीकी नहीं मान रहा था। अतः अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला, जो कि उसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिराजुद्दौला वो सर्वप्रथम शासक था जो अंग्रेज़ों के संपर्क में आया और अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के काल में ही बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा ही विरोध किया गया, क्योंकि घसीटी बेगम, जो कि अलीवर्दी खान की सबसे बड़ी पुत्री थी, वो सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने से प्रसन्न नहीं थी। उसने शौकत जंग, जो कि उसकी दूसरी बेटी का पुत्र था, उसको अपना समर्थन दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि घसीटी बेगम, शौकत जंग और एक हिंदू व्यापारी राजवल्लभ
तीनों ने मिलकर सिराजुद्दौला के विरोध में गठबंधन कर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेज़ भी अब सक्रिय हो गए थे और अंग्रेज़ों के बीच में और नवाब के बीच में कटुता उत्पन्न होने लगी थी। इन दोनों के बीच में कटुता उत्पन्न होने के जो कारण रहे, उनमें सबसे पहली बात बंगाल की संपन्नता। बंगाल चूँकि एक संपन्न राष्ट्र था और इस और अंग्रेज़ों ने अपना ध्यान इसीलिए केंद्रित किया था क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ से धन की प्राप्ति करना चाहते थे। तो ऐसे में बंगाल की संपन्नता इन दोनों के बीच में तनाव का कारण बनी। उत्तराधिकार के प्रश्न की यदि हम बात करें तो उत्तराधिकार के प्रश्न में भी हम देखते हैं कि चूँकि अलीवर्दी खान को सिराजुद्दौला ने अपने ही काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, तभी उसकी बड़ी पुत्री घसीटी बेगम और शौकत जंग सिराजुद्दौला के विरोधी होकर वह अंग्रेज़ों के संपर्क में आने लगे थे। तीसरा कारण राजनीतिक षड्यंत्र को समझ सकते हैं हम। सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने के बाद से ही अंग्रेज़ जो बंगाल की नवाब के दरबार की राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करने लगे थे और नवाब विरोधी लोगों के साथ वो अपना इसके साथ मिलकर वो षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि वो बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप कर सकें। अलीवर्दी खान की जब मृत्यु हुई थी तो वो सिराजुद्दौला को सलाह देके गया था कि अंग्रेज़ों से उसे सजग रहना है, अंग्रेज़ों को उसे बंगाल के क्षेत्र में स्थायी रूप से स्थापित होने की अनुमति नहीं देनी है और ये भी एक कारण रहा इन दोनों के बीच में, इन दोनों शक्तियों के बीच में तनाव का। अंग्रेज़ों ने नवाब के जो शत्रु थे उनको शरण देना शुरू कर दिया था और ये भी एक कारण रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेज़ हिंदू व्यापारियों के साथ भी साठगांठ कर रहे थे, गठबंधन करा हुआ था। अंग्रेज़ हिंदू व्यापारियों के साथ मिलकर आर्थिक क्षेत्र में चुंगी व्यापार जो था, चुंगी कर जो था उसमें उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। यानी नवाब की जो इनकम थी चुंगी कर से उसको अंग्रेज़ उन्हें जो मुग़ल शासक द्वारा फरमान दिया गया था, दस्तक का फरमान, उसके माध्यम से रोकने की कोशिश कर रहे थे। बंगाल एक अतुल संपत्ति का राष्ट्र था। बंगाल जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये केवल आज का आधुनिक बंगाल ही नहीं था। इसकी सीमा के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों ही राष्ट्र आ रहे थे जो कि आज के आधुनिक बंगाल, बिहार और उड़ीसा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही विस्तृत भूभाग इसके अधिकार क्षेत्र में था और इसलिए भी अंग्रेज़ इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता की दुर्ग की किलेबंदी शुरू कर दी थी जो कि नवाब को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ अंग्रेज़ व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि मुग़ल शासक से इन्होंने एक फरमान जारी करवाया हुआ था और ये फरमान इन्हें कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर रहा था और इसका ये दुरुपयोग कर रहे थे। तो ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ एक दूसरे के आमने सामने आए। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की जो इस्टेब्लिशमेंट था बंगाल में, कासिम बाज़ार, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। 4 जून 1756 को उसने अंग्रेज़ी फैक्ट्री के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और 17 जून 1756 को ही उसने फोर्ट विलियम की तरफ के ऊपर चढ़ाई कर दी। 20 जून को अंग्रेज़ों ने आत्मसमर्पण कर दिया और फोर्ट विलियम सिराजुद्दौला के अधिकार में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक घटना घटी जो कि काल कोठरी की घटना के नाम से जानी जाती है और इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखी जाती है। जब अंग्रेज़ों ने आत्मसमर्पण किया तो उस समय वहाँ पर बहुत से अंग्रेज़ स्त्रियाँ और बच्चे भी थे और ऐसा कहा जाता है, हॉलवेल जो कि एक अंग्रेज़ी अधिकारी था, उसने ये रिपोर्ट करी अंग्रेज़ों को, अपनी सरकार को एक पत्र के माध्यम से कि 20 जून की रात को
146 लोगों को, जिनमें स्त्री भी थे और बच्चे भी थे, उनको नवाब ने बंदी बनाया और एक छोटी सी कोठरी के अंदर कैद कर दिया, जिसकी लंबाई 18 फुट थी, चौड़ाई 14 फुट और 10 इंच थी। इस कोठरी में कोई रोशनदान नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी, और अगले दिन जब खोला गया तो 146 में से केवल 23 लोग ही जिंदा बचे। हालांकि इतिहासकार इस घटना को कपोलकल्पित मानते हैं और इसके संबंध में एक बहुत बड़ा विवाद इतिहासकारों में है। हॉलवेल की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं। इस घटना के बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने पुनः कलकत्ता के दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए सेना भेजी क्लाइव के नेतृत्व में, और क्लाइव ने लौट के कलकत्ता के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और फिर अंग्रेज़ों के बीच में और नवाब के बीच में एक पुनः एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में नवाब पराजित हुआ और उसे अलीनगर की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये अलीनगर की जो संधि की गई थी उसकी शर्तें यदि हम डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों को बंगाल में पुनः व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। अब अंग्रेज़ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में, जो कि मुग़ल सम्राट द्वारा उन्हें जो फरमान दिया गया था उसके आधार पर बिना चुंगी के व्यापार करने में सफल हो गए थे। नवाब को 2 लाख रुपया नवाब ने कंपनी को हर्जाना दिया था। कंपनी को नवाब ने जो कंपनी का लूटा हुआ माल था वो पुनः लौटाया। अंग्रेज़ों को कलकत्ता में किलेबंदी करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अंग्रेज़ों को अपनी मुद्रा भी प्रचलित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। किसी तीसरी शक्ति के आक्रमण पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को सहायता देने का वचन किया, किंतु ये अलीनगर की संधि जो थी वो बंगाल में शांति स्थापित नहीं कर पाई। 23 मार्च 1757 को क्लाइव ने चंद्रनगर, जो कि फ्रांसीसी एस्टेब्लिशमेंट था बंगाल में, उसके ऊपर आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया। और हम देखते हैं कि 30 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के कारणों की हम बात करें तो हम ये समझ पाएंगे कि क्लाइव ये चाह रहा था कि अब वो नवाब को गद्दी से हटा दे, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि बंगाल अंग्रेज़ों को अपने अधिकार में लेना था, तो वो ये चाह रहे थे कि बंगाल पे एक कोई ऐसा व्यक्ति शासन करे जो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन सके। प्लासी के युद्ध के कारणों को हम डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध का पहला कारण रहा अलीनगर की संधि का उल्लंघन। जैसा कि अलीनगर की संधि में ये कहा गया था कि हालांकि ये संधि नवाब के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं थी, लेकिन इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने जो शर्तें थीं, जिसमें कहा गया था कि नवाब के को तीसरी शक्ति में सहयोग दिया जाएगा, उसका उल्लंघन कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। नवाब के जो अधिकारी थे वो अंग्रेज़ों के साथ षड्यंत्र में लिप्त थे और इसकी जानकारी भी नवाब को मिल रही थी। हालांकि नवाब बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि अंग्रेज़ किसी न किसी प्रकार से उसके अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। तीसरा कारण यदि हम डिस्कस करें तो अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी भावना थी। अंग्रेज़ पूरी तरीके से बंगाल के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। ये इनके बीच में युद्ध का कारण बना। बंगाल के हिंदू नवाब विरोधी होने लगे थे, क्योंकि बंगाल का पूरा व्यापार इस युग में हिंदू व्यापारियों के हाथ में था और वो चुंगी नहीं देना चाहते थे। नवाब का फ्रांसीसियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण आचरण जो रहा वो भी इन दोनों शक्तियों के बीच में तनाव का कारण बना।
व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग जो अंग्रेज़ों द्वारा किया जा रहा था, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं कि दस्तक का एक फरमान अंग्रेज़ों को प्राप्त था और इस फरमान को अंग्रेज़ केवल अपने ही प्रयोग में नहीं ले रहे थे, बल्कि इस फरमान को वो हिंदू व्यापारियों को भी बेच रहे थे, जिससे कि नवाब को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। और ये कारण रही जिसकी वजह से ये दोनों शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने युद्ध करने के लिए आ 23 जून 1757 को क्लाइव ने नवाब की सेना के ऊपर आक्रमण किया। उससे पूर्व नवाब मीर जाफ़र, जो कि क्लाइव, जो कि मैं पुनः बताती हूँ आपको, आक्रमण करने से पूर्व क्लाइव ने मीर जाफ़र से, जो कि नवाब सिराजुद्दौला का सेना नायक था, उसके साथ संपर्क स्थापित कर लिया था, एक संधि कर ली थी, जिसमें मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को अपना सहयोग प्रदान करने की बात कही थी। उसने कहा कि यदि अंग्रेज़ आक्रमण करते हैं तो वो अपनी सेना सहित निष्क्रिय हो जाएगा, रण क्षेत्र में वो सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध नहीं लड़ेगा। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। हार के कारणों को यदि हम डिस्कस करें तो हम देखते हैं सबसे पहला और प्रमुख कारण रहा नवाब के अधिकारियों का विश्वासघात। फिर नवाब के सेना नायक मीर मर्दान की मृत्यु हो जाना रण क्षेत्र में, वो भी एक कारण रहा जो कि नवाब के पक्ष में था, और उसका रण क्षेत्र के अंदर मर जाना, उसकी मृत्यु, वीरगति को प्राप्त हो जाना नवाब की हार का कारण बना। नवाब के सेना में उत्साह की कमी देखी गई, क्योंकि एक तरफ तो कुछ अधिकारी षड्यंत्र रच रहे थे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों की जो सेना थी उससे युद्ध करने के लिए नवाब की सेना अपने आप को सक्षम नहीं मान रही थी। और क्लाइव की कूटनीति जो थी वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा नवाब के पराजय का। सिराजुद्दौला की रण क्षेत्र में मृत्यु हो गई और मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाया गया। मीर जाफ़र ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से 1757 से लेकर 1760 तक नवाब के रूप में बैठा रहा। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो जैसे ही वो गद्दी पर बैठा उसे संप्रभुता की समस्या उसके सामने आई, क्योंकि अब राज्य जो था वो केवल नवाब के हाथ में ही नहीं रह गया था, बल्कि अंग्रेज़ जो थे वो भी संप्रभुता हासिल किए हुए थे। तो यानी पावर जो थी वो अंग्रेज़ों के हाथों में थी। आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी थी, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से यदि हम देखें तो अंग्रेज़ बहुत सा धन मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाने के बदले में प्राप्त करना चाह रहे थे। व्यापारी व्यापार में कर नहीं दे रहे थे, जिससे कि नवाब की इनकम पहले ही नहीं हो रही थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब मीर जाफ़र गद्दी पर बैठा तो खजाना करीब करीब खाली था। हिंदू व्यापारी जो थे वो भी एक समस्या का कारण बने हुए थे, क्योंकि वो कर देना ही नहीं चाहते थे और वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जो अंग्रेज़ों को दस्तक का फरमान दिया गया था उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच में कटुता के कुछ कारण रहे, जिनमें अंग्रेज़ों द्वारा निरंतर धन की मांग करना, जिसको पूरा करने में मीर जाफ़र सफल नहीं हो पाया था। मीर जाफ़र एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि वो षड्यंत्र के माध्यम से गद्दी पर बैठा था, तो लोगों का वैसे भी उसके ऊपर विश्वास नहीं था और वो अपने दरबार के लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया। गद्दी पर जिस प्रकार से उसने गद्दी हासिल करी थी उससे उसकी प्रतिष्ठा में कमी हुई। कंपनी के कर्मचारी निरंतर प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे थे और मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया था। मीर कासिम जो कि मीर जाफ़र का जमाई भी था, उसने अंग्रेज़ों से समझौता किया था। तो हम देखते हैं कि अब अंग्रेज़ मीर कासिम के साथ समझौता करके पुनः नवाब परिवर्तित करना चाहते थे और 1760 से लेकर 1764 के बीच में मीर कासिम ने शासन सत्ता अपने हाथों में ली।
अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को कहा कि वो या तो युद्ध करे या फिर गद्दी मीर कासिम के पक्ष में छोड़ दें। चूँकि मीर जाफ़र एक कमज़ोर नवाब सिद्ध हुआ, उसने युद्ध नहीं किया और उसने मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। मीर कासिम एक कुशल नवाब था और जब वो गद्दी पर बैठा तो वो बंगाल को वापस से अलीवर्दी खान के बंगाल के रूप में स्थापित करना चाहता था और इसी उद्देश्य से वो नवाब बना था। उसने अंग्रेज़ों के साथ सांठगांठ की थी ताकि उसे गद्दी प्राप्त हो और फिर वो अंग्रेज़ी हस्तक्षेप को कम कर सके, यानी बंगाल की शक्ति को पुनर्स्थापित करना चाहता था। मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने बहुत सी परेशानियां उभर के आईं। सबसे पहली बात तो बंगाल में अराजकता व्याप्त हो चुकी थी। चूँकि नवाब जो गद्दी पर बैठ रहे थे वो षड्यंत्रों के माध्यम से ही गद्दी पर बैठ रहे थे, तो अराजकता होना स्वाभाविक था। दूसरा, शाही कोष करीब करीब पूरी तरह से खाली ही था, क्योंकि राज्य को इनकम प्राप्त नहीं हो रही थी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ना तो व्यापारी ही कर देना चाह रहे थे और जो कृषि से कर प्राप्त हो रहा था उसे अधिकारी बीच में ही उसे अपने पास रख रहे थे। पूर्ण रूप से वो कर नवाब तक नहीं पहुंच रहा था। सेना कमज़ोर थी, साथ ही साथ सेना में असंतोष भी व्याप्त था, क्योंकि सेना बार बार बदलते हुए प्रशासन को की वजह से अपने सेना नायक के प्रति पूरी तरीके से समर्पित नहीं रह पा रही थी। और अंग्रेज़ जो कि आने वाले काल में नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया था, वो भी मीर कासिम के लिए कठिनाई का कारण रहा। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में जो परेशानी का कारण रहा, उसमें सबसे पहली बात हम देखते हैं कि मीर कासिम एक सुयोग्य प्रशासक था। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वो वापस से एक शक्तिशाली बंगाल स्थापित करना चाहता था, जो कि अलीवर्दी खान के काल में था, और ये अंग्रेज़ों को गवारा नहीं था। इसके द्वारा जो सैनिक सुधार किए गए, इन सैनिक सुधारों ने भी अंग्रेज़ों को सचेत किया, चूँकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि जो नवाब गद्दी पर बैठा है वो किसी भी प्रकार से अपनी शक्ति का विस्तार करे, और सेना का सुधार करना यानी शक्ति का विस्तार करना। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर परिवर्तित कर ली थी, जिससे कि अंग्रेज़ों से ये दूर रह सके, और ये भी एक दोनों के बीच में तनाव का कारण बना। फिर हम देखते हैं अंग्रेज़ दस्तक के फरमान का निरंतर दुरुपयोग कर रहे थे। वे केवल अपने लिए ही चुंगी माफ़ नहीं करवा रहे थे, बल्कि इस फरमान को बेच के भारतीय व्यापारियों को बेचने से भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी कर माफ़ होने लगा था। यानी ये एक फरमान ऐसा था जो कि मुग़ल सम्राट ने अंग्रेज़ों को दिया था, जिसके माध्यम से अंग्रेज़ टैक्स फ्री व्यापार बंगाल के क्षेत्र में कर सकते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारतीयों के माल को भी अपना माल बता के और उससे भारतीयों से धन लेकर, उसके बदले में धन लेकर उनके माल को भी टैक्स फ्री ट्रेड के रूप में आने जाने दिया, जिसका सीधा सीधा परिणाम ये निकला कि राज्य की इनकम कम हो गई। पटना में जो अंग्रेज़ी रेजिडेंट नियुक्त था, उसकी मीर कासिम द्वारा हत्या कर देना भी दोनों के बीच में तनाव का कारण बना। तेईस अक्टूबर को बक्सर का युद्ध हुआ। मीर कासिम ने बक्सर के युद्ध से पहले अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ संपर्क स्थापित किया और इनके साथ मिलकर एक गठबंधन बना लिया, और इन्होंने ये निर्णय लिया कि ये तीनों शक्तियाँ मिलकर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करेगी और अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकालेगी। किंतु जो युद्ध हुआ वो एक ही दिन में उसका परिणाम सामने आ गया। अंग्रेज़ों को विजय की प्राप्ति हुई, मीर कासिम मारा गया और मीर जाफ़र पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। और इसके बाद
1765 में क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद की संधि की गई। इलाहाबाद की जो ये संधि की गई, इसमें बंगाल में तो उन्होंने मीर जाफ़र को अपना कठपुतली सर नवाब नियुक्त कर ही दिया था और समस्त शक्तियाँ अपने हाथों में ले ली थी। इस संधि के पहले भाग में उन्होंने अवध के नवाब के साथ संधि करी 2 अगस्त 1765 को। दूसरा भाग में उन्होंने मुग़ल सम्राट के साथ 9 अगस्त 1765 में संधि करी। और इन दोनों ही शक्तियों के साथ, यानी इलाहाबाद की संधि 3 शक्तियों के साथ की गई थी, बंगाल के नवाब के साथ, अवध के नवाब के साथ और मुग़ल सम्राट के साथ। तो इस तरीके से ये जो 3 शक्तियों के साथ जो एक संधि की गई, इसने अंग्रेज़ों को केवल बंगाल पर ही अपने शासन की स्थापना करने में मदद नहीं करी, बल्कि भारत की अन्य 2 शक्तियों को भी अंग्रेज़ अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर आए। तो हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध के बाद से ही 1764 से ही हम देखते हैं अंग्रेज़ों ने बंगाल के ऊपर अपने राज्य की स्थापना करी और क्लाइव के द्वारा दोहरी शासन व्यवस्था लागू करने की तैयारी की गई।